तो चलिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम यूथ कंपटीशन का, ये पब्लिशर हैं, इनका ROARA के लिए जितने भी PYQs आए हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। तो आगे की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। तो इन दोनों का आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग ही आपके ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना ही 2। तो आपको आंसर बताना है अपना। इसमें आंसर है बी, ओनली 2 सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 में, ठीक है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया और अनुच्छेद 243P 243ZG में इससे संबंधित उपबंध शामिल किए गए। जबकि भाग 9 में पंचायत शीर्षक से ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जैब डीजल पौधा है, बताना है आपको। ऑप्शन है जेट्रोफा, जावा घास, रेशा घास, गुग्गल घास। ठीक है, तो आंसर है इसका ए, जेट्रोफा घास। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जैब डीजल पौधा जेट्रोफा है। इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे रतन जोत, जैब डीजल, जेट्रोफा प्रकाश आदि। बायोडीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन है। बायोडीजल का उत्पादन सीधे वनस्पति तेल, पशु तेल व अपशिष्ट खाना पकाने के तेल से किया जा सकता है। इन तेलों को बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए ट्रांस एस्टेरिफिकेशन किया जाता है। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन यानी कि NBM शुरू किया। इससे पारंपरिक डीजल के साथ 20% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें जेट्रोफा की मुख्य भूमिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है आपका स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त, कुमारगुप्त। तो आपका आंसर बताना है। इसका आंसर है कुमारगुप्त। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मंदसौर अभिलेख में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना कवि वत्स भट्टी ने की थी। मंदसौर अभिलेख में ही सूर्य पूजा का वर्णन किया गया। रेशम का काम करने वाले लोगों का भी वर्णन इसमें किया गया है। गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने ही सर्वाधिक अभिलेख जारी किए हैं। तो ये एक फैक्ट है कि कुमारगुप्त प्रथम ने ही सर्वाधिक अभिलेख जारी किए हैं। अगला देखते हैं, पार्वती अर्गा। तो ये हमने यूपी वाली वीडियो में इसको डिस्कस किया था। चलिए आगे देखते हैं। रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताया कि पार्वती अर्गा जो है वो ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। ठीक है, इसका दूसरा कथन दे रखा है, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। आपने सही बताना है, तो इसके ऑप्शन देख सकते हैं। आंसर है इसका दोनों सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। 722 हेक्टेयर में विस्तृत है। इसे फरवरी 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रामसर साइट यानी कि 10 हैं और देश में अगस्त 2022 तक कुल 75 आर्द्रभूमि रामसर साइट है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। तो ये भी मैंने अपनी उस वीडियो में बताया था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 21 है, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी। आंसर है आपका चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद, पांडुचेरी। तो इसका आंसर है डी, पांडुचेरी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडुचेरी में स्थापित किया गया था। ये केंद्र एक स्थानीय कृषि विद्यालय से जुड़े होते हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में काम करते हैं। वर्तमान में कुल 725 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो हम स्किप कर देते हैं। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ये छठा स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। तो कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। आंसर है आपका बी, महानदी। महानदी घाटी बेसिन 1,41,589 वर्ग किलोमीटर के साथ उपरोक्त नदियों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। कावेरी का बेसिन क्षेत्रफल
81,155 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा का बेसिन क्षेत्रफल 98,796 वर्ग किलोमीटर, और साथ ही साथ ताप्ती का है हमारा 65,145 वर्ग किलोमीटर। तो ये इनकी डिटेल दे रखी है नदियों के, आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मिलाना है। तो यहाँ दे रखे हैं हमारे वैज्ञानिक का नाम और उनका कार्यक्षेत्र। तो बीरबल साहनी, केसी मेहता और पी महेश्वरी, एम.एस. स्वामीनाथन। तो जिसको भी ये तो एक बहुत बेसिक सा फैक्ट है कि एम.एस. स्वामीनाथन हमारे हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अगर यहाँ से मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो अगर जहाँ भी डी से 1 को मिलाएंगे, यानी कि ये भी काट देंगे, ये दोनों बचे हैं। उसके बाद देखते हैं चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। एक्चुअली मुझे भी सिर्फ एक ही पता है इसमें, बाकी याद नहीं आ रहा कोई। तो आंसर देख लेते हैं इसका डायरेक्ट। आंसर है इसका बीरबल साहनी। तो बीरबल साहनी जीवाश्म ईंधन से मिला देंगे इसको। उसके बाद है हमारा, उसके बाद है केसी मेहता। तो केसी मेहता को हम मिला देंगे पादप रोग से। तो ये हम मिला देंगे बी का 4, ए का 3। तो इस हिसाब से हमारा एक ही आंसर बन रहा है, वो है हमारा बी। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, केसी मेहता पादप रोग विज्ञान, पी महेश्वरी भ्रूण विज्ञान, और एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प प्रायोजित की गई है। आई थिंक ये भी करंट का ही है। तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। करंट का नहीं है, आंसर है इसका सी, वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। विविध कृषि सहायता परियोजना यानी कि डास्प का प्रथम चरण 23 सितंबर 1998 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था, जो मार्च 2004 तक चला। इसका उद्देश्य जो है किसानों की भागीदारी के माध्यम से कृषि विविधीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना, प्रक्रिया को तेज करना था। डास्प का द्वितीय चरण जो है वो हमारा 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे RKVY भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया। यह चरण 31 मार्च 2013 में पूरा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो आंसर देख सकते हैं, हमारा आंसर है 2017। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करना है। वैसे भी इस समय हमारी गवर्नमेंट जो है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दे रखा है इसमें, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। दूसरा दे रखा है, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं है। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। आंसर इसका ए, ओनली 1 सही है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध हैं, बल्कि वह एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्थापक आदि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। वास्तव में उनकी प्रसिद्धि का मूल कारण युद्ध विजय से इतर उनके प्रशासनिक व्यवस्था में ही निहित था। वैसे आपको पता होगा कि शेरशाह सूरी के बारे में ये कहा जाता है कि जितने कम समय में उन्होंने अपना काम, जितना भी उनको टाइम मिला था प्रशासन करने का, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, लाजवाब था। लगभग अकबर ने जिस तरीके से अपनी व्यवस्था की थी प्रशासनिक, उसी तर्ज पे इनको रखा जाता है। और अगर इनको और समय मिलता तो बहुत ही बेहतर ढंग से ये अपने काम को पूरा कर सकते थे। ये इनको ज़्यादा समय नहीं मिला था, आपने पढ़ा होगा मध्यकालीन इतिहास में। चलिए आगे देखते हैं। अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए कूना का निर्माण किसने कराया था? तो हुमायूं, शेरशाह, शाहजहां, अकबर। आंसर है इसका शेरशाह। आप देख सकते हैं, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए कूना का निर्माण शेरशाह ने कराया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपनी निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण कराया, जो उनकी शाही आकांक्षा का प्रतीक बन गया। चलिए आगे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन ना आपको घटना चक्र में दे रखे हैं, जो भी आप हिस्ट्री के या पॉलिटी के देख रहे हैं, सारे घटना चक्र में अगर आप उनको लगाएंगे तो आप जल्दी कर लेंगे। तो अगेन करंट अफेयर्स के बारे में ये तो अपडेट होता रहता है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
ये आपको दे रखी हैं, 4 संस्थाएं दे रखी हैं, इनका आपको बताना है। तो नाबार्ड की स्थापना, इनको क्रम से लगाना है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, या फिर स्वयं सहायता समूह, लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो जिनको भी इनकी स्थापना वर्ष जो है पता होगा ना, वर्ष किस वर्ष की है, तो वो इनको अच्छे से कर लेगा। बाकी तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो ऑप्शन देख सकते हैं इसके और देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1975। चलिए, नाबार्ड का पता होगा आपको 1982 और 1985, सॉरी 1975। तो पहले तो ये आना है, देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही बैठ रहा है। तो पहले 4 यानी कि ये रहे इसमें से। चलिए सीधे आंसर ही देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975, नाबार्ड की 1982, नाबार्ड की 1982, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम का है 1992 से 93, उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड तो 1998। मतलब आप एक काम कर सकते हैं, इनके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये वाला तो मतलब आपको कहीं ना कहीं देखने की, या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, या फिर जो है मैचिंग में दे देगा। ये बहुत पूछता है नाबार्ड के बारे में, और थोड़ा इसके बारे में भी याद रखिए। तो अच्छा होगा कि आप अगर इनको बना लें नोट्स छोटे से कहीं अपना, ताकि लास्ट टाइम पर रिविजन कर लें, मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अगेन करंट का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया था। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। आंसर इसका ये, भारत सरकार ने जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम ये 2001 में पारित किया था। इससे पौधों की किस्म, कृषकों और पौधों के संवर्धकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने तथा पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु लाया गया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक्ट 2001 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो इसका आपको आंसर बताना है। 1950, 1952, 1954 या कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। यह एक संविधानोत्तर निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग के सदस्य इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से जो अध्यक्ष हैं, या फिर कौन कौन से मिनिस्टर, या कौन कौन इसमें मतलब कुल मिला के शामिल होता है। तो आप ये देख लीजिएगा एक बार। वैसे काफ़ी चर्चा में रहती है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारतीय लघु उद्योग विकास भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप इसका आंसर बता सकते हैं वीडियो पॉज। तो चलिए आंसर बता देते हैं इसका। इसका आंसर है लखनऊ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। यह संस्था एमएसएमई के क्षेत्र की वित्तीय और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करती है। तो इसका काम आप देख लें क्या है कि एमएसएमई क्षेत्र और एमएसएमई क्षेत्र की जो वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल जो उनकी ज़रूरतें होती हैं और उनके डेवलपमेंट की जो ज़रूरत होती है उनको पूरा करने के लिए ये एक एकल खिड़की है इसके रूप में काम करती है। एक प्रतिस्पर्धी ग्राहक अनुकूल संस्थान है। श्री शिव सुब्रमण्यन रमन इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके करंट में है या नहीं, शायद चेंज होते रहते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। तो आपको बताना है कि रिंगलमैन जो है इस स्केल का यूज़ कब होता है। कोहरा में, ध्वनि में, प्रदूषित जल या फिर स्मोक धुआं में। तो आंसर है इसका स्मोक के लिए। तो रिंगलमैन स्केल का इस्तेमाल जो है वो धुएं के मापन के लिए होता है। ये धुएं के आभासी घनत्व को मापने का एक पैमाना है। इसका विकास पेरिस के कृषि इंजीनियर प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन द्वारा 1888 में किया गया था। इस स्केल में सफ़ेद स्तर पर
काली रेखाओं के अनुमानित घनत्व के 5 स्तर होते हैं जो कि धुएं का मापन करते हैं। तो देख सकते हैं आप, फैक्ट याद रखना है। तो इस स्केल का नाम याद रखना और इसका किसने जो है इसको किसने बनाया है उनका नाम याद रख लेना, ठीक। और क्या प्रयोग होता है इसका ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। प्रस्तावना, विषय सूची, अध्याय, अनुक्रमणिका, शीर्षक। तो आपको बताना है कि ये किसके बारे में बात करते, ये किस क्रम में लगाए जाएंगे। आंसर है इसका सी। सबसे पहले किसी भी बुक का जो है टाइटल आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा, एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। किताब के संदर्भ में तार्किक व्यवस्था इस प्रकार संदर्भित है। पहले शीर्षक आएगा, उसका टाइटल, फिर उसकी विषय सूची, प्रस्तावना, अध्याय और अनुक्रमणिका। तो ये आएगा। तो ये इसका क्रम है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। आंसर है चेरो, गोंड, खरवार और सहरिया। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है, ये ललितपुर में पाई जाती है, ठीक है। तो ये जनजातियाँ भी आपको बहुत ज़रूरी हैं, आप एक बार देख के जाइएगा। यूपी के संदर्भ में तो स्पेशली ज़रूर पूछेगा। ललितपुर जिले में ये जो है सहरिया जनजाति पाई जाती है। वाराणसी में पाई जाने वाली जनजातियाँ कौन सी है? तो चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक और पत्री, ये सारी हमारी कहाँ? बनारसी में पाई जाती हैं, बनारस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? बहुत ईजी क्वेश्चन है और देख सकते हैं आप, इसमें बता सकते हैं। इसका आंसर बिजनौर होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन चलिए देख लेते हैं। तो आंसर इसका हमने बता दिया था, बिजनौर है। बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है। अच्छा, तो जब गंगा नदी के बारे में कहा जाता है कि अगर गंगा जो है पहाड़ों से पहली बार धरती पे आती है तो वो हरिद्वार में आती है, ठीक है। उससे पहले वो अपना जो भी रास्ता नापती हैं या अपना जो भी रास्ता तय करती हैं वो पहाड़ों पे करती हैं। उसके बाद धरती पर अगर आती हैं तो सबसे पहले हरिद्वार में, और हरिद्वार के बाद अगर बहती हुई आती हैं यूपी में तो हमारे बिजनौर, ये जो बिजनौर जनपद है यहाँ से प्रवेश करती हैं। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा लंबाई हमारे यूपी में ये गंगा की, ये भी एक फैक्ट है, बलिया से निकल जाती हैं बिहार के लिए। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती हैं। उत्तर प्रदेश के 27 ज़िलों से होकर बहती हैं, ठीक है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो देख सकते हैं 2008 में, ठीक है। अच्छा, एक प्रोजेक्ट गंगा भी चलाया जा रहा है, इनसे लेकर वो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, आप उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया जाता है। तो आंसर है इसका 108। तो अगेन घटना चक्र से आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे बहुत रिपीट करके इसको बताया गया है। कई एग्जाम में, यूपी के ही नहीं बल्कि अदर भी स्टेट जो एग्जाम कराते हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो आप वहाँ से अगर करें तब तक तो इसको रट लिया होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। अगर दोनों सदन, जैसे हमारे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई भी मतभेद होता है या कोई भी बिल पास होने में गतिरोध जो है हो जाता है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे संविधान ने व्यवस्था की है कि 108 के तहत दोनों का संयुक्त अधिवेशन किया जाएगा। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाएगी, और ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 18 के अधीन किया गया है। संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों पर, तो ये भी आपको याद रखना है कि एक संविधान संशोधन और धन विधेयक, इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी मामलों पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, बस इन दोनों के मामले में नहीं बुला सकती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग अदारंग, माल गुर्जरी। तो आंसर है इसका डी, माल गुर्जरी। हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग अदारंग आदि जो है महान विशेष, इन्होंने जो है अपना विशेष योगदान दिया है। लेकिन जो हमारा माल गुर्जरी है ये एक गायक राग है, गायन राग है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में संविधान की, ठीक,
भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है, तो कौन सा है, देख लीजिए आप। ठीक, तो ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आंसर है हमारा 7। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियों का उपबंध किया गया है। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य संबंधों के आलोक में 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 246 वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में जो है संघ सूची में 99 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में हमारे 52 विषय हैं। अगेन घटना चक्र से आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। 3 लिस्ट बनाई है हमारे संविधान में, ये उनके अंतर्गत विषय हैं, कौन कितने विषय शामिल हैं एक बार देख लीजिएगा। कई बार इन विषयों में भी थोड़ा सा अंदर डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वास्थ्य किसके अंतर्गत आएगा, जनसंख्या, जनगणना और भी बहुत सारे मैटर हैं, तो उन सब में पूछ लेगा किसके अंतर्गत आएंगे, तो एक बार उनको देख लेना। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, इसको ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो।